चलिए नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब हम ग्रेविटेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी अभी तबीयत ठीक नहीं, फीवर अभी भी है, पर अब क्लास अब लेना स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी क्लास है ना। देखो ये चैप्टर पढ़ाने से पहले एक बात बता रहे हैं, एक बच्चे का डाउट है, अभी चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं, इन्होंने पढ़ा होगा शायद वीडियोस से, वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून, है ना। इसमें आप ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? इसमें आप क्यों टेंशन ले रहे हो इतना? इसमें आपको कुछ प्रूफ वूफ नहीं करना है, इसमें आपको सीधे याद करना है बस। वो प्रूफ वूफ दुनिया भर का जो कराएगा उससे आपको कोई मतलब नहीं भाई। ठीक, उससे आपको कोई मतलब नहीं। अभी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पहले इनकी थोड़ी प्रॉब्लम दूर कर देते हैं, इन्होंने शायद वीडियो से पढ़ा होगा ना, तो इनको समस्या आ रही है, बता देते हैं थोड़ा सा, फिर अभी आगे चलेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी ऑन मून पे दिक्कत आ रही है, अभी चैप्टर स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं आप टेंशन मत लो। वैल्यू ऑफ जी, जी का मतलब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, है ना। ठीक, इसमें आपको कुछ नहीं करना है भाई, इसमें बस आपको क्या याद करना है कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून, जी ऑन द मून is equals to 1/6 of the acceleration due to gravity on the earth। बस, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? वो कैलकुलेशन वगैरह आपको नहीं करना है इतना, वो तो पढ़ाते टाइम बताया जाता है बस। ठीक, वो सब कैलकुलेशन वगैरह की टेंशन मत लो आप। मतलब आपको क्या सीखना है यहाँ? आपको सीखना है एक्सलेशन ऑन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ कितना होता है जनरली, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो बस ये है। और आपको एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अगर मून अगर कोई पूछ ले, तो भाई आप क्या करोगे, इसका 1/6 कर दोगे बस। 9.8 इंटू 1/6 कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा। ठीक, जो भी आंसर आएगा, क्या दिक्कत है इसमें? वो उतनी कॉम्प्लिकेटेड आपको वो सब नहीं करना है ना, इक्वेशंस वगैरह उससे मतलब नहीं है आपको। ये लीजिए 1.633। अब मान लीजिए बच्चों किसी क्वेश्चन में एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ कितना दिया हुआ है, मान लो किसी क्वेश्चन में जी का वैल्यू 10 दिया हुआ है। ठीक, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये अर्थ पे दिया हुआ है, यानी कि अर्थ के पोल पे, तो बस इसका 1/6 कर दो। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू 10, यानी कि कितना आ जाएगा, 10/6। सही है, तो क्या दिक्कत है बताइए? वो तो जी की वैल्यू क्या क्वेश्चन में दिया उस पर डिपेंड करता है। 1.666 के आसपास आ गया। ठीक है, जिसको राउंड ऑफ करोगे अगर तो 1.67 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, हाँ। अब देखो एक बच्चा पूछ रहा है वेट के बारे में बता दो, कोई दिक्कत नहीं, इतना क्या टेंशन लेना है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, सुनो ध्यान से। जो नए बच्चे आए हैं आपको पूरा भी पढ़ाया जाएगा, इन्होंने थोड़ा पढ़ लिया, इनका टेस्ट वेस्ट होगा, ऐसे ही पूछ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, है ना। आपको इतना टेंशन नहीं लेना भाई। देखो सभी बच्चों को पता है, लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया हुआ है, क्या बताओ? मैंने आपको बताया वेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डब्ल्यू का मतलब वेट, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम इंटू जी। सही है। अब भाई क्या दिक्कत है आपको बताइए? अगर हमने, ध्यान से जरा चेक करिए, देखिए ये एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून कितना होता है बताओ, 1/6 ऑफ द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ होता है, बताओ। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे बताओ, बोथ साइड एम से मल्टीप्लाई कर दो। भाई बोथ साइड क्या करोगे आप, एम से मल्टीप्लाई कर दो। एम क्या होता है, मास। देखो सभी बच्चों को पता है मास का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक, एम का मतलब मास, और मास का मतलब क्या होता है बताइए, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक, सो क्वांटिटी ऑफ मैटर थोड़ी ना चेंज होता है, यानी कि मास तो नहीं चेंज होगा भाई। अगर किसी बॉडी का मास कितना है, अगर किसी बॉडी का मास 2 किलोग्राम है, तो मून पर भी 2 किलोग्राम है और अर्थ पर भी 2 किलोग्राम है, मास नहीं चेंज होता है। मास तो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है ना। ठीक, तो मान लीजिए किसी बॉडी का मास कितना है, एम है। ठीक, मान लीजिए किसी बॉडी का मास कितना है, एम है, तो आप क्या करोगे, एम से लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो, एम से राइट में कर दो। ठीक,
अब बताओ m इंटू जी, ये क्या हो जाएगा? m इंटू जी क्या होता है? वेट। लेकिन कौन सा जी है? ये एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून है, तो ये वेट ऑन द मून आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, ध्यान देना जरा, ये 1/6 को मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और m को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, m इंटू, ठीक। तो यहां से क्या हो गया, आप बताओ नेक्स्ट स्टेप में। वेट ऑन द मून इज इक्वल्स टू 1/6, तो ऐसे ही रहेगा 1/6 टाइम्स। अब बताओ ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है बताइए? m इंटू जी क्या होता है? वेट। लेकिन कौन सा जी है? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, तो ये वेट किसका देगा आपको? वेट ऑन द अर्थ। तो बस यहां से रिलेशन आ गया, वेट ऑन द मून इज इक्वल्स टू 1/6 टाइम्स वेट ऑफ द अर्थ। क्या दिक्कत है बताइए? बस इतना ही करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है यहाँ पर, और बाकी आप समझदार हो, अगर वेट आपको दिया है अर्थ पे तो वेट ऑन द मून आप निकाल सकते हो, वेट ऑन द मून दिया है तो वेट ऑन द अर्थ निकाल सकते हो। हाँ अब बताइए, कोई दिक्कत? हाँ बताइए, कोई दिक्कत, बोलिए। बहुत तो फैला फैला के लिखा हुआ है, फिर मतलब उसके वैल्यूज भी दी हुई हैं, तो अगर एग्जाम में ऐसा करेंगे तो मार्क्स कम नहीं मिलेंगे? क्या चीज? एग्जाम में किस चीज के मार्क्स कम नहीं मिलेंगे? सर एनसीईआरटी की जो बुक है ना, उसमें इसको और अच्छे तरीके से वैल्यूज रख रख के किया हुआ है। हाँ देखो, क्लास 9 में क्या ही मार्क्स कटेंगे, बाकी जो वैल्यूज रखने वाला अभी जब पढ़ाएंगे तो हम बता देंगे आपको। कौन से पेज पे, लाओ बता ही देते हैं। बताओ एनसीईआरटी में कौन से पेज पे, बता देते हैं आपको, बताइए। ये एनसीईआरटी के कौन से पेज पे कैलकुलेशन? उसमें भी याद करके जाना पड़ेगा, वहां आप कैलकुलेशन थोड़ी ना करोगे। हाँ न्यू बुक में बताइए कौन सा चैप्टर है, बोलिए, कौन सा चैप्टर सर न्यू बुक 9 में? ये न्यू चैप्टर। 9th सर है, 9 चैप्टर। ठीक है। अब देखो इसमें बता देता हूँ मैं क्या कैलकुलेशन करनी है, क्या दिक्कत है? कैलकुलेशन थोड़ी ना करोगे एग्जाम में, याद करके जाना पड़ता है, इतनी कैलकुलेशन करने चले तो हो चुका पेपर आपका फिर। हाँ बताइए कौन से पेज पे दिया हुआ है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर 105। ये सब इतना करके दिखाने की जरूरत नहीं, बट फिर भी वेट का फॉर्मूला, वेट बराबर, अब देखो वेट को आप जी, मान लो ये आपका मून है या ये आपका अर्थ है, अर्थ का मास है कैपिटल एम, ठीक, और ये मून है, मून का मास है स्मॉल एम, और इनके बीच का एवरेज डिस्टेंस है आर, ठीक, इनके बीच का एवरेज डिस्टेंस कितना है? आर है, ठीक। ये टेबल आप देख लीजिएगा, टेबल सब लोग पहले ही देख लो भाई। ये सलेशल बॉडी आपका अर्थ और ये मून, ठीक, मास कितना दिया है अर्थ का? 5.98 इंटू 10⁻24, रेडियस कितना है? 6.37 इंटू 10⁻6, मून का मास कितना है? 7.36 इंटू 10⁻22, और मून का रेडियस कितना है? 1.73, सॉरी 1.74 इंटू 10 कितना है? 6 है ना। ये आप लोग भी देख लीजिए भाई, देख लो, अब जब बता ही रहा हूँ तो देख ही लो, बाकी भी पढ़ाता हूँ मैं आपको। देखिए ये एक बार मून ले लो, मून का मास है कैपिटल एम, ये मून की बात कर रहे हैं, ठीक, और कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है, स्मॉल एम, ये मून पे रखा हुआ है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मून के रेडियस के लगभग बराबर हो जाएगा, ठीक। ये वाला डिस्टेंस आप इग्नोर कर सकते हो, बहुत छोटा डिस्टेंस है इसके रेडियस के सामने, तो इसके सेंटर और मून के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ये मून का रेडियस है, ठीक। वेट क्या होता है? वेट क्या होता है बताओ? वेट ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जी, मतलब जिन दोनों बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, एक बॉडी का मास, ये दूसरे बॉडी का मास अपॉन में आर का स्क्वायर, यही होता है, ठीक। तो पहले मून के लिए कहाँ गया, पहले मून के लिए कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन कौन करेगा भाई, इतना टाइम थोड़ी ना, आपको याद करके जाना पड़ेगा, अगर आप इस चक्कर में फंसना चाहते हो। वैसे सब करने की कोई जरूरत होती नहीं है, पर देख लो यहाँ पर देखिए,
पहले आप एक काम करो, वेट निकाल लो कहां पर, मून पर, ठीक। वेट निकाल लो आप कहां पर, मून पर, ठीक। तो वेट जब आप मून पे निकालोगे फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ, जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान देना जरा, यहां पर ये जो मास है ये मून का मास है, तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, और ये वाली बॉडी जो येलो कलर से दिखाई है इसका मास स्मॉल एम, मून का मास है कैपिटल एम, जरा समझ जाना। और ऐसा ही एक डायग्राम बनाओ आप किसके लिए, अर्थ के लिए। ये अर्थ है, ठीक। अर्थ का मास कैपिटल एम है यहाँ, ठीक। अब दोनों ही कैपिटल एम नहीं है, ये भी सुन लो, ये वाला कैपिटल एम, चलो मैं लिख देता हूँ, ये एम ई है मास ऑफ द अर्थ, और ये क्या है, एम एम है मतलब मास ऑफ द मून, ठीक। और ये रेडियस ऑफ द मून है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, आर एम, ठीक। और यहां पर आओ, यहां पर भी वही चीज है, और ये वेट ऑन द मून निकला है। अब इसी ऑब्जेक्ट को अगर आप यहां रख दो जिसका मास स्मॉल एम है, ठीक। इसका मास कितना है, स्मॉल एम, उसी ऑब्जेक्ट को लाके हमने कहा रखा, अर्थ के ऊपर, ठीक। अब यहां पे वेट निकालोगे तो कैसे आएगा, वेट ऑन द अर्थ इज इक्वल्स टू जी एम इंटू एम अपॉन में आर स्क्वायर, फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इस बार मास ऑफ द अर्थ होगा, ठीक, इंटू ये वाला मास कितना होगा, स्मॉल एम, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वही है जो मून पे रखा था और एक बार जो अर्थ पे रखा है, अपॉन रेडियस किसका, अर्थ का, रेडियस का स्क्वायर, ठीक। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक। और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। 1 सेकेंड। नाउ अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड लगा देंगे, सो 1 डिवाइडेड बाय 2। कैसे डिवाइड करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, तो वेट ऑन द मून डिवाइडेड बाय वेट ऑन द अर्थ इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो कैसे डिवाइड किया जाता है, पहले इसको लिख लोगे, यानी कि जी एम 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 का मतलब मास ऑफ द मून इनटू स्मॉल एम का मतलब ये वाले ऑब्जेक्ट का मास अपॉन में रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर, क्रॉस करेंगे और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यहां हो जाएगा रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम, ठीक। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ एम से एम गया, क्यों सर, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट भाई स्मॉल एम मास वाला अर्थ पे रखा था वही मून पे, तो मास तो उसका सेम है ना, काट दिया हमने इसको, उससे जी से जी कट जाएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई, वेट ऑन द मून बाय वेट ऑन द अर्थ, ये जो रेशियो है ये कितना आ रहा है चेक कर लीजिए, ये आ रहा है आपका, ध्यान से चेक करो, मास ऑफ द मून इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, मास ऑफ द मून इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या बचा, मास ऑफ द अर्थ इंटू रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर, ठीक। मास ऑफ द अर्थ इंटू रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर, अब क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, सो डब्ल्यू एम बाय डब्ल्यू ई, मास ऑन द मून, सॉरी मास ऑफ द मून रख दो यहाँ, कितना है टेबल में, मास ऑफ द मून 7.36 इंटू 10 टू द पावर 22, 7.36 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, जाके टेबल में देख लो भाई, रख दो जो भी है, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6, 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6,
ये रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर अपॉन मास ऑन द अर्थ कितना है, सॉरी मास ऑन द अर्थ नहीं, मास ऑफ द अर्थ कितना है, 1.474 इंटू 10⁻11 शायद ऐसा कुछ। एक मिनट भाई, मास वास आप टेबल से देख के रखो ना, एक सेकंड रुक जाओ, यहां से देख के वैल्यू रख दो। मास ऑफ द मून कितना है, 7.36 इंटू 10⁻22 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, अर्थ का रेडियस कितना है 6.37 इंटू 10⁻6, ओके, अपॉन मास ऑफ द अर्थ कितना है 5.98 इंटू 10⁻24 इंटू रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर, रेडियस ऑफ द मून कितना है 1.74 इंटू 10⁻6। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, 10 घंटे इसको सॉल्व नहीं करना है, याद करना है, ऐसा कुछ एग्जाम में आएगा नहीं वैसे, जैसे फालतू की चीजें। यहां से देखो जरा, बुक से याद कर लीजिए क्या आंसर आ रहा है, 1/6 आएगा, 0.165 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/6। 0.165 which is approximately equal to 1/6। तो वेट ऑन द मून बाय वेट ऑन द अर्थ इज इक्वल्स टू 1/6। इसको उधर भेजोगे तो वेट ऑन द मून इज इक्वल्स टू 1/6 टाइम्स वेट ऑन द अर्थ। हमने 0.165 को 1/6 क्यों लिखा, क्योंकि 1 को 6 से डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा, तो ये चीज होती है। अब मैंने ये बता दिया, अब हम थोड़ा सा पहले चैप्टर की स्टडी करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट को, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। थोड़ा सा आइए इसको हम लोग ठीक से समझते हैं ना। देखो बच्चों, देखिए आपने कभी ना कभी मैग्नेट के साथ गेम खेला होगा, ठीक, ये आपका मैग्नेट है और ये आपका दूसरा मैग्नेट है, ठीक, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, ठीक। तो आपने बच्चों जब मैग्नेट के साथ गेम खेला था, ठीक, तो क्या होता था बताओ, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता था, याद है, नॉर्थ के सामने अगर साउथ आएगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक, ओके, और साउथ के सामने नॉर्थ होगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक, ओके, और साउथ के सामने साउथ आएगा तो रिपेल करेगा, ये भी सबको पता है। अगर ऐसा हो जाए तो यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्शन, दोनों रिपेल करेंगे, और नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ जाए तब भी रिपल्शन होगा, ये सब बातें आपको पता है। ये होते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक, जो मैग्नेट मैग्नेट के ऊपर लगाएगा है ना, वो मैग्नेटिक फोर्स हो गए आपके, ठीक। ये कौन से फोर्सेस हैं बताइए, मैग्नेटिक फोर्स, ओके। इसी तरीके से चार्ज 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 को अट्रैक्ट करता है, जैसे कि मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, ये कोई चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव, और ये कोई माइनस क्यू है, क्यू का मतलब चार्ज है, ये क्या है, चार्ज पार्टिकल है। प्लस चार्ज माइनस चार्ज, दो तरीके के चार्ज होते हैं, आप लोगों को पता है ना, ठीक, ओके। ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे मूव करेंगे, है ना। तो यहाँ क्या लगेगा इन दोनों के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। और ध्यान से सुनिए, प्लस क्यू एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और माइनस क्यू भी एक दूसरे को, मतलब समझ रहे हो ना, ये तो आपको पता है।
अगर लाइक चार्जेस होंगे एक जैसे, माइनस माइनस को रिपेल करेगा, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, लेकिन प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। ठीक, ये होते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। वहां क्या था, मैग्नेटिक फोर्सेस थे। जब चार्ज चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा हो या रिपेल कर रहा हो, चार्ज के कारण जब अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इन सब चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है बताइए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, ठीक। नाउ आपने देखा मैग्नेट ने मैग्नेट को अट्रैक्ट किया या रिपेल किया, चार्ज ने चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल किया। ठीक, इसी तरीके से मास भी मास को अट्रैक्ट करता है, सिर्फ अट्रैक्ट करता है, रिपेल नहीं करता है। ध्यान से सुन लीजिए, मैग्नेट मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल दोनों कर सकता है, चार्ज चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल दोनों कर सकता है, लेकिन मास मास को सिर्फ अट्रैक्ट करता है। मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक, जिसका मास है m1, और ये कोई बॉडी जिसका मास है m2। मास m1 और इसका मास क्या है m2। सही है, ओके। नाउ इन दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस कितना है? r है। ठीक, इन दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस कितना है? r है। ओके, अब ध्यान से सुनिए, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मास जब मास को अट्रैक्ट करता है तो जो फोर्स होता है उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। सुन लीजिए बच्चों, मास जब मास को अट्रैक्ट करता है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसका नाम क्या रखोगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। याद है आपको? देखिए पीछे आपने क्या नाम रखे हैं बताइए। अगर मैग्नेट मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है तो नाम क्या पड़ता है? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, अगर आपका चार्ज चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है तो नाम क्या पड़ता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मास अगर मास को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल नहीं करता है, मास और मास के कारण हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ओके, मैं लिख देता हूं, अगर आपके पास टू masses can only attract, they will never repel. Okay, they will never repel. ये रिपल्शन नहीं करेंगे। ठीक, तो जब दो मासेस एक दूसरे का अट्रैक्ट करते हैं, कैसे? यहाँ डायग्राम में देख लो, ये वाला इसको ऐसे खींच रहा होगा, ये वाले ने इसको ऐसे खींचा, कितने फोर्स से? F फोर्स से। और ये वाले ने उतने ही फोर्स है, क्योंकि भाई इसने इस पे किया एक्शन तो उसका रिएक्शन आएगा। ठीक, तो ये वाला रिएक्शन फोर्स से इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक, तो ये हो गया रिएक्शन फोर्स। दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज होते हैं। ठीक, चेक कर लो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ओके, एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ठीक, ओके, तो ये चीज होती है। ये क्या है आपका? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कौन सा वाला? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, तो इस फोर्स को हम क्या नाम देंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब, याद रखिएगा, दो मास एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करते हैं, मासेस के कारण जो अट्रैक्शन होता है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक, तो यहां क्या लग रहा है? चाहे ये वाले एफ की बात करो चाहे ये वाले एफ की बात करो, क्या बोलोगे इसको? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, ओके, अब ध्यान से सुनिए, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक,
दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मासेस। ठीक, ये जो फोर्स होता है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मासेस। ठीक, ओके, मतलब इसका मास m1, इसका मास m2, जितना ज्यादा मास m1 और m2 का प्रोडक्ट होगा, ठीक, जितना ज्यादा मास m1 और m2 का प्रोडक्ट होगा उतना ज्यादा ये फोर्स होगा। ये हो गया नंबर वन रिलेशन। सो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। ठीक, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। ये पहली बात। दूसरी बात ध्यान से सुनिए, दिस इज, ये रिलेशन नंबर वन है। ठीक, एंड रिलेशन नंबर टू क्या है? दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो कितना है, आर है या डी मान लो। ठीक, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखते हैं, मान लो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है, टी। तो दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। ठीक, ओके, ये फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डी स्क्वायर के। ओके, करेक्ट। ठीक, मतलब जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, मतलब मासेस का जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। और सुनो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे, मतलब डी का वैल्यू जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, फोर्स उतना कम होता जाएगा। चेक कर लो, ये तो बात समझ में आ रही, जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा। लेकिन जो सेकंड रिलेशन है वो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मत बोल देना, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस नहीं होता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, मतलब अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दोगे, डी अगर बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा। बहुत सीधी सी बात है भाई। अगर आपने डिस्टेंस को बढ़ाया, दो ऑब्जेक्ट ऐसे पास पास हैं, अगर इसकी डिस्टेंस को अगर आप बढ़ा दोगे तो भाई अब समझ, एक दूसरे की अप्रोच से थोड़ा दूर चले जाएंगे तो कम अट्रैक्ट करेंगे, जितना पास होंगे उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, यानी कि अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर डी की वैल्यू कम हो गई तो फोर्स ज्यादा होगा। ठीक, मतलब डी की वैल्यू अगर कम करोगे, जितना पास लाते जाओगे दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। सुनिए, एक बच्चा कह रहा है कि मुझे ये नहीं पता चला कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर कैसे है। आपको याद करना है, ये है एक्सपेरिमेंट से। सुन लो, कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको। ये दोनों रिजल्ट कहां से आए बताइए? लैब में एक्सपेरिमेंट पता चला है। एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है कि फोर्स मास के प्रोडक्ट पे कैसे डिपेंड करता है। कोई भी फॉर्मूला जब बनाया जाता है फिजिक्स में तो एक्सपेरिमेंट करके बनाया जाता है। एक्सपेरिमेंट करके हमें ये पता चला और दूसरा रिलेशन हमें ये पता चला। ठीक, याद करना है आपको। अब सुनो, F is equals to, sorry, F is proportionate to m1 into m2 and F is inversely proportional to d square. ठीक, now this is relation number 1 and this is relation number 2. Now combining 1 and 2, combining 1 and 2, combining
1 and 2, 1 और 2 को कंबाइन करोगे तो कैसे होगा, लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे लिखा रहेगा, ठीक, और प्रोपोर्शनल का साइन भी ऐसे रहेगा, राइट हैंड साइड वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब m1 इंटू m2 इंटू 1/d², ठीक। f इज प्रोपोर्शनल टू, अब m1 m2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, m1 m2, चेक कर लो भाई, m1 m2 इंटू 1 m1 m2 अपॉन में d², ठीक। तो ये आया आपके पास। अब सुनो, f इज प्रोपोर्शनेट टू m1 m2 अपॉन d²। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए, हम यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, ठीक। तो यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, यहां आएगा कैपिटल G, जो कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक। कैपिटल G को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक। ओके, कैपिटल G को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके। हाँ ठीक है, ये सब आप बड़ी छोटी छोटी बात सोचते हो, बेवजह की बातें हैं। अब एक बच्चा कह रहा है इसका के नाम रख दो, लो के रख दो, क्या दिक्कत है, क्या हो जाएगा बताओ। हम्म, ये लो के रख दिया, अब बताओ क्या दिक्कत है, बताइए। अब एक बात बताओ, आपके घर में कोई बड़ा जो होगा, है, मतलब आपके मान लो कोई होगा सीनियर आपके घर में, फादर या मदर, जो बोलेंगे तो करोगे कि नहीं करोगे, ये बताओ पहले मुझे। अभी उनके अंडर में हो तो वो करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना। तो सुनो ध्यान से, जो ये लॉज वगैरह बनाते थे ना न्यूटन वगैरह, तो उन लोगों ने क्या किया, इसका नाम जी रख दिया, तो बड़े लोगों ने जो बोल दिया वो हम मान लेते हैं। अब समझे, यही है, ठीक, यही है। बड़े लोग बोल के गए, क्या कर लोगे आप बताओ। रादर देन ये छोटी मोटी बातें सोचने के बजाय आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सोचिए कि चल क्या रहा है ना, टॉपिक तैयार करने की कोशिश करिए। आप समझ लीजिए, कभी भी आपको उल्टा सीधा दिखाई पड़ा ना फिजिक्स केमिस्ट्री में, समझ जाना पूरा पीछे से उन लोगों ने बनाया हुआ एक्सपेरिमेंट करके, है ना। और उन लोगों ने क्या किया है, अपने 10-10 साल दिए उसमें, 10 years लगाया, बहुत टाइम लगाया। और किसी साइंटिस्ट ने किसी दूसरे साइंटिस्ट को, मान लो कि 4 साइंटिस्ट कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, चारों साइंटिस्ट को पैसे देके खरीद लेते थे वो लोग, है ना, पुराने जमाने में बहुत जो साइंटिस्ट हुए, जैसे न्यूटन ने बहुत लोगों को पैसे देके खरीद लिया, क्योंकि इतने कम टाइम में इतने एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, 4 लोगों को पैसा दे दिया और उससे खरीद लिया, मतलब समझो, क्या पता ये किसी और ने किया हो, है ना। और खरीदा किसने, न्यूटन ने। तो जिसके पास पैसे, उसने खरीदा, न्यूटन ने, उसकी बहुत बड़ी कंपनी थी, ठीक। तो वो अपने नाम से पेटेंट करा लेता है, पेटेंट कराने का मतलब है भाई खरीद लेगा तो उसका होगा ना, और किसी का नाम नहीं आता, किसी को कुछ नहीं पता किसने किया किसने बनाया, किसी को नहीं पता। जिसने खरीद लिया पैसे देके, उसके नाम से प्रोजेक्ट हो जाता है। बस यही चलता है फिजिक्स केमिस्ट्री में, ज्यादा टेंशन मत लो, जो बन के आ गया आपको वो पढ़ना है बस। तो कैपिटल जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक। अब सुनिए बच्चों, ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक, इसकी वैल्यू आपको बुक में अलग अलग मिलेगी, अलग अलग बुक में, ठीक। और थोड़ी सी आसपास होती तो आपको घबराना नहीं है, ठीक, आपको घबराना नहीं है। थोड़ा सा वैल्यू आगे पीछे हो जाती है ना तो आपको घबराना नहीं है। ध्यान से चेक करो, 6.67 इंटू जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक। और इसकी यूनिट अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, सही है, ओके, ये चीज है, ठीक। किसी किसी बुक में इसकी वैल्यू केवल इतनी लिखी रहती है, जी इज इक्वल्स टू, तो आप मेरे से ये मत बोलना कि सर वैल्यू कौन सी लें, जो वैल्यू एग्जाम में दी रहेगी वो ले लेना, और नहीं दी रहेगी तो आप चाहे 6.67 ले लो,
और चाहे आप 6.6 इंटू 10⁻⁻11 ले लो। ठीक, ओके। नाउ अब देखिए, अब इसकी यूनिट आई कैसे, वो देखो आप। यूनिट ऑफ जी, वैल्यू तो आपको याद करनी, फिर से वही बात है, वैल्यू एक्सपेरिमेंट करके आई है। ठीक, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 दिया रहेगा किसी किसी बुक में, किसी बुक में 6.66 इंटू 10⁻⁻11 दिया रहेगा, किसी बुक में 6.6 इंटू 10⁻⁻11 दिया रहेगा, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यूनिट कैसे निकालोगे बताओ इसकी, फॉर्मूला क्या बन के आया, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर। m1 m2 क्या है बताइए, m1 m2 क्या है, m1 फर्स्ट बॉडी का मास है, चेक कर लो भाई, m1 क्या है, फर्स्ट बॉडी का मास, m2 दूसरे बॉडी का मास है, और d क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। d क्या है, दोनों के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। ठीक, ओके। नाउ और कैपिटल जी की यूनिट आप निकालने जा रहे हो, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नाउ देखिए, यहां से ये डी स्क्वायर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, सो एफ इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में क्या बचेगा, जी m1 m2। ठीक, अब जी m1 m2 का मतलब है कि जी में ये m1 m2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर आके डिवाइड कर देंगे, तो जी का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, एफ इंटू डी स्क्वायर, देख लो भाई, एफ इंटू डी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, m1 m2 मल्टीप्लाई में थे, इधर आके डिवाइड करेंगे एफ इंटू डी स्क्वायर के नीचे, तो यहां से क्या आ जाएगा बताइए, m1 इंटू m2। ठीक, जी इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो बच्चों, करना कुछ नहीं, यूनिट बना लो, क्या दिक्कत है बताइए, क्या दिक्कत है बताइए बच्चों, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो आपने रखा न्यूटन, क्या समस्या हो गई। ठीक, डी का स्क्वायर, डी का मतलब होता है डिस्टेंस। ठीक, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बच्चों, मीटर, थोड़ा ध्यान दोगे क्या आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं भाई। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट, डिस्टेंस किस में मेजर करते हो, मीटर में, लेकिन ध्यान दें बच्चों, यहाँ क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, मतलब मीटर का स्क्वायर है, यहाँ मीटर का स्क्वायर है यहाँ, तो यहाँ हो गया आपके पास क्या, मीटर का स्क्वायर, और अपॉन में मास m1 को भी किलोग्राम में मेजर करोगे, और मास m2 को भी किलोग्राम में मेजर करोगे। अब बताओ क्या आ गया यहाँ से, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और अपॉन में किलोग्राम इंटू किलोग्राम क्या हो जाएगा, किलोग्राम का स्क्वायर। सही है, किलोग्राम का स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से यूनिट मैंने आपको बताई थी अभी, जी की यूनिट क्या आ रही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए बच्चों, अब सुनिए, देखिए बच्चों, एक बात हमेशा याद रख लीजिए, कभी कंफ्यूज मत होना, अपनी कॉपी में नोट कर लो, कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस होता है। ठीक, कैपिटल जी क्या होता है, पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है, सेम इन होल यूनिवर्स, सेम इन होल यूनिवर्स, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, पूरे यूनिवर्स में ये सेम रहेगा। और ये याद कर लीजिए, चाहे आप मून पे जाके जी की वैल्यू रख रहे हो, कैपिटल जी की, इसीलिए तो उसका नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका नाम है। ठीक, मून पे भी जाके कैपिटल जी इतना ही है, मार्स पे चले जाओगे, सन पे चले जाओगे, किसी दूसरे गैलेक्सी में चले जाओगे, तब भी जी का वैल्यू उतना ही है, कैपिटल जी का। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल, मतलब पूरे संसार में, पूरा जो ब्रह्मांड है ना, पूरे ब्रह्मांड में, यानी कि पूरे यूनिवर्स में। ठीक, ओके, और स्मॉल जी चेंज करता रहता है, याद रखिएगा, स्मॉल जी is different on different celestial bodies, on different celestial bodies। स्पेलिंग वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, on different celestial bodies, yes।
अलग अलग सेलेशियल बॉडी, जैसे कि मून हो गया, मार्स हो गया, अलग अलग बॉडीज पे जाओगे, जी का वैल्यू अलग अलग होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जी ऑन अर्थ, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ अप्रोक्सीमेटली 9.8 के आसपास होता है, लेकिन यही वैल्यू मून पे कितनी होती है? एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून कितना हो जाएगा? 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास चेंज हो जाता है। इतनी बात आप याद करोगे। और सुनो, ये जो अभी आपने दो रूल्स पढ़े, कौन कौन से? F इज प्रोपोर्शनेट टू m1 m2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। यही क्या कहलाता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यही दो स्टेटमेंट क्या कहलाते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अब आप एक काम करो, क्या, अब आप अपनी बुक खोल के ये दोनों चीजें याद करके तब आइएगा कल की क्लास में। ठीक, देखिए देखिए बच्चों, हेडिंग क्या लगी? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये दो बॉडी मास m1 m2, इनके बीच का डिस्टेंस इन्होंने r दिखाया, मैंने d दिखाया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दिखा सकते हो आप। फर्स्ट लॉ क्या था इसमें बताओ? द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यही पढ़ाया था मैंने, बताओ, बोलो। ये याद करना और एग्जाम में लिख के आना है, पूछेगा ना वो आपसे एग्जाम में। सब लोग पढ़ लीजिए, क्या मैंने यही पढ़ाया था? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। पढ़ लो, यही लिखा है, पढ़ लीजिए। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो दो मासेस के बीच में लगता है, ठीक, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द, इट इज डायरेक्टली द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक। एंड जो सेकंड है, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये भी पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। इन्होंने 1/r² लिखा है, हम लोगों ने 1/d² लिखा था, क्या दिक्कत है? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस हम लोग ने d माना था ना, d लिखो r लिखो सब सेम है, चेक कर लो। इसको आप एज इट इज याद करके तब आओगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखिए, 1 और 2 को कंबाइन किया, प्रोपोर्शनैलिटी हटाया, जी आया, तो फॉर्मूला क्या बन के आया? जी m1 m2 अपॉन में d² या जी m1 m2 अपॉन में r²। बस यही क्या है? फॉर्मूला है आपका। किसका फॉर्मूला? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो मासेस के बीच में लगता है। m1 m2 क्या है? मासेस ऑफ द बॉडी। जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। r क्या है? दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस। इतना आप याद करके तब आओगे क्लास में। और सुनो भाई, क्योंकि अब है ना, फीवर बहुत तेज चढ़ चुका है, 3-4 दिन तो लगते हैं, तो अब मैं क्या करूं उसमें, है ना, मेडिसिन मेडिसिन कुछ काम नहीं आएगी 3-4 दिन तक, वो सब चल रही है, लेकिन फीवर बहुत तेज हो जाता है अचानक। अब बहुत तेज हो गया, बहुत तेज शरीर तप रहा है अभी, तो अभी हम इसको स्टॉप करते हैं, ओके। कल तक थोड़ा और ठीक होगा, 2-3 दिन में और ठीक हो जाएगा, फिर थोड़ी एनर्जी आएगी, अभी तो एनर्जी भी नहीं लग रही बॉडी में। चलिए ये देखिए आप, आपको ये बात बिल्कुल मुझे कल बतानी है, कल की क्लास में। ये जब मैं पूछूंगा कैपिटल जी, तो आप बोलोगे सर सेम इन होल यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में सेम है, ठीक। और जब मैं आपसे पूछूंगा कि स्मॉल जी क्या होता है, तो स्मॉल जी होता है एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है ये? एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। फिर मैं आपसे बोलूंगा कि एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या चेंज होता रहता है, तो आप बोलोगे हाँ। अलग अलग सेलेशियल बॉडी पे जाओगे तो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता रहता है। इतनी बात आप करके आइएगा, फिर इस पे हम कल बात अब करेंगे, अभी हम इसको स्टॉप करते हैं, ठीक। जाइए।